Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture 3 of energy conservation. जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के कितने टाइप होती है और एनर्जी के कौन कौन से यूजेज हैं, ये सब हम लोगों ने बात कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एसिड रेन क्या होता है, ये सब हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। 2001 में एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया और उसमें क्या कहा गया, उसे कौन लाया, क्यों लाया, हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया कब? इसे लाया गया 1 अक्टूबर 2001 में, लेकिन इफ़ेक्टिव कब हुआ? 1 मार्च 2002 को। इसका मेन एम क्या है? मेन उद्देश्य यह था कि जो भी एनर्जी है उसका बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से उपयोग करना और उसको कंजर्व करना। अनवांटेड यूजेज ऑफ एनर्जी, जो भी अनवांटेड यूजेज है एनर्जी को, उसको कम करना। जैसे अगर आया क्यों लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एनर्जी का जो उपयोग है हम इफ़ेक्टिव वे से जब करेंगे तभी हमारे देश की इकोनॉमी इंक्रीज होगी। ज़्यादातर किसी भी देश की, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किसी भी देश की इकोनॉमी, सबसे इकोनॉमी का मेन डिपेंडेंस किस पे होता है? एनर्जी कंजर्व पे, कि एनर्जी उसके पास कितनी है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि किस देश के पास कितनी एनर्जी है, ग्लोबली कितना फ्यूल रिजर्व है, वह पूरे विश्व में कितने फ्यूल रिजर्व, कौन कौन से कंट्री कितना फ्यूल रखे हैं, इंडिया कितना है, अमेरिका कितना है, ये सब हमने देखा था। तो देखिए उसी तरह से भारत, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट ने एनर्जी को कंजर्व किया। एनर्जी को कंजर्व करके ये बताया कि किस तरह से एनर्जी का यूज करना है, कि क्या क्या कहाँ एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी एनर्जी, और उससे पॉल्यूशन कम हो, कैसे पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकें, ये सब लाया गया। जैसे देखिए लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की इंडियन इकोनॉमी की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के उद्देश्य से 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। मैंने अभी बताया 2001 में ये अधिनियम लाया गया, लेकिन इफ़ेक्टिव कब हुआ? 2002 में, 1 मार्च 2002 को इफ़ेक्टिव हुआ। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा संरक्षण जो अधिनियम लाया गया, एक्ट लाया गया, उसके तहत अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 2002 में केंद्रीय स्तर पर एक वैधानिक निकाय के रूप में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसकी स्थापना की गई थी। देखिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ही डिसाइड करता है कि कहाँ कितनी एनर्जी जाएगी, कहाँ कितनी एनर्जी का खपत है, कैसे कैसे एनर्जी का यूज है। ये हो गया। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया एनर्जी कंजर्वेशन में। इस एक्ट में क्या क्या कहा गया, क्या बताया गया? एनर्जी हम अब देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। क्या क्या इसके साइलेंट फीचर हैं? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और ऊर्जा संरक्षण आरक्षण अधिनियम 2010 की मुख्य विशेषताएं, महत्व। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं कौन से मानदंड पे और कौन से मानकों पे आधारित है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। पहले तो हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि जैसे आप लोग बिल्डिंग में यूज करते हो एनर्जी, या किसी जगह पे यूज करते हो एनर्जी ऑडिट के बारे में, ये सब के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअली होती क्या है। पहले देखते हैं बिल्डिंग किसे कहते हैं? बिल्डिंग किसी भी संरचना या निर्माण को, या संरचना निर्माण के हिस्से को कहते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग किसे कहते हैं? आप कुछ बनाते हो, ईंट पत्थर जो भी, जिससे रॉ मटेरियल से, उसी को बिल्डिंग कहते हैं। तो इसको
इसको किससे दिखाया गया, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, इसको एक नाम दिया गया ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद अधिसूचित किया गया। इसमें 100 किलोवाट या 120 किलोवोल्ट एम्पियर या उससे अधिक अनुबंध मांग का भार इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका उसमें, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग कई तरह की हो सकती है। जैसे आप उस बिल्डिंग में घर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बिल्डिंग को इंडस्ट्री की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप उसे रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें एनर्जी की खपत कम होगी। और अगर आप इंडस्ट्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं उस बिल्डिंग को, तो उसमें एनर्जी की खपत अधिक होगी। तो यही डिफाइन किया गया कि अगर 100 किलोवाट से अधिक अगर एनर्जी का यूज हो रहा है, 100 किलोवाट से अधिक एनर्जी का यूज हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो बिल्डिंग किसके ही पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, वो बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। अगर 100 किलोवाट से कम हो अगर ऊर्जा का खपत, तो उसको हम रहने के लिए यूज कर रहे हैं, हम जहाँ पे उसको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये डिफाइन किया गया है बिल्डिंग को। अब देखते हैं डेजिग्नेटेड एजेंसी, नामित एजेंसी कौन कौन। नामित एजेंसी को क्या बताया गया है, नामित एजेंसी का मतलब एक ऐसी एजेंसी से है जो राज्य के भीतर इस अधिनियम के प्रावधानों का समन्वय और कोऑर्डिनेट, रेगुलेट्स एंड इन्फोर्स करता है। नामित एजेंसी क्या है, ऐसी एजेंसी जो जब मान लीजिए किसी कोई राज्य है, उसके भीतर क्या कोऑर्डिनेट्स है, कैसे रेगुलेट किया जाए और वे इन्फोर्स कैसे किया जाए, ये सब के बारे में देखता है। अब आगे देखते हैं नामित उपभोक्ता, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर मतलब हम लोग कंज्यूमर हो गए क्योंकि हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती होगी, तो क्या एनर्जी का ही यूज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो गए, एक कंज्यूमर हो गए। तो कंज्यूमर को भी ये बताया गया कि कोई भी जो उपयोग करता हो या ऊर्जा का उपयोग करता हो कि वर्ग को नामित उपभोक्ता करते हैं। हम जैसे मान लीजिए आपके नाम से ये इतनी एनर्जी कंजप्शन हो रही है, आपके नाम से इतना बिल आ रहा है, तो क्या है, एक तरह से ये भी नामित उपभोक्ता ही है। अब आते हैं डी एनर्जी। एनर्जी क्या है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, परमाणु पदार्थ है या सामग्री, या पावर प्लांट में जो बिजली उत्पन्न होती है, कोई भी रूप जिससे, या बायोमास एनर्जी हो गया, कोई भी बायोमास एनर्जी जो नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा या बिजली को ऊर्जा कहते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी मैंने बताया था ना, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं, यहाँ पे हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट को कैसे डिफाइन किया गया ये देखते हैं। ये सब किस में डिफाइन किया गया, ये सब डिफाइन किया गया एक्ट 2001 जो आया था, सरकार द्वारा पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था, क्योंकि हम ऊर्जा को इफेक्टिवली ढंग से यूज करें और पॉल्यूशन को कम करें। इसके लिए ये एक्ट आया, ये इंडियन गवर्नमेंट ने लाया। तो उसी इंडियन गवर्नमेंट में कुछ डेफिनेशन दिए, उस एक्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट लाया उसी में कुछ डेफिनेशन दिया गया है, तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, हम एनर्जी ऑडिट की बात कर रहे थे अभी, एनर्जी ऑडिट की बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी ऑडिट क्या होती है, एनर्जी ऑडिट में वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और एनालिसिस सहित तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, जिसमें लागत विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशें भी शामिल होती है। मतलब एनर्जी ऑडिट में मतलब क्या, आप ऊर्जा को कम से कम, जैसे मान लीजिए आप घर में यूज कर रहे हैं बिजली, तो आप जो भी अनवांटेड इलेक्ट्रिसिटी है या अनयूजेबल इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर, उसको कम कीजिए और सेव कीजिए। यही होती है एनर्जी ऑडिट। तो ये ऊर्जा के खपत को कम करने के लिए एक योजना बनाई जाती है, उसी को एनर्जी ऑडिट कहते हैं। अब आगे देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ऊर्जा खपत, जो भी एनर्जी कंजप्शन होता है, उसके मापदंड और मानक जो कि क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर
तो प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किए गए ऊर्जा संचय गुण कोड कहते हैं। देख लीजिए, ये इजी है। ये सब जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं, ये कैसे कैसे डेफिनेशन एक्ट में बताए गए हैं, वो सब के बारे में हम देखते हैं। अब आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट इसी में हेडिंग इक्विपमेंट और अप्लायंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी उपकरण या उपस्कर जो खपत करता है, संचारित करता है, ऊर्जा की आपूर्ति करता है, इसमें कोई भी उपकरण शामिल होता है जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है या वांछित काम करता है। मान लीजिए आप मशीन चला रहे हैं, तो क्या होगा, मशीन, जैसे आप लोग इंडस्ट्री में हैं, इंडस्ट्री में कोई मशीन चला रहे हैं, तो मशीन क्या करेगा, एनर्जी कंजम्पशन करेगा, एनर्जी कंजम्पशन करेगा। तो क्या हो गया, वो एक उपकरण हो गया। तो एनर्जी को जो उपकरण कंज्यूम करें, मशीनरी या कुछ जैसे आप लोग घर में यूज करते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, सब क्या है, इक्विपमेंट है। यही बताया गया इसमें। अब आगे देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्यूरो। ये किस ब्यूरो की बात चल रही है, ये जो मैंने अभी बताया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो स्थापना की गई थी, ये इसी ब्यूरो की बात चल रही है। क्योंकि कोई भी संस्था स्थापित, अब ऐसे तो लागू नहीं किया जा सकता, कोई एक संस्थान बनाया जाएगा ताकि वो लागू करेगा, वो सब पे निगरानी रखेगा कि कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कितने एनर्जी को कितना पॉल्यूशन कर रहा है, वो एनर्जी को यूज करने के बाद कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये एक स्थापना किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वही देखता है। अब उसी ब्यूरो को हम देखते हैं कि उसके पावर एंड फंक्शन ऑफ ब्यूरो, उसी ब्यूरो की क्या काम है, क्या पावर है उसकी, क्या कर सकता है वो ब्यूरो। अब देखते हैं ठीक है, ब्यूरो क्या करता है। ब्यूरो इस अधिनियम के तहत मौजूद संसाधनों एवं बुनियादी ढांचों में रहते हुए नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य एजेंसियों के साथ प्रभावी रूप से समन्वय करेगा। मतलब जो भी, अगर मान लो कोई भी, जब जैसे मान लो एनर्जी यूजेज कर रहे हो, चलो एक इंडस्ट्री है, अगर मान लो वहाँ पे कोई वर्क हो रहा है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी की खपत होगी वहाँ पे। मशीन तो ऐसे चलेंगी नहीं हाथ से, मशीन को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। आजकल इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज करते हैं, तो कहाँ से, तो उसको चलाने के लिए किसी के नाम पे या कि अपने नाम पे क्या करना चाहिए, एक आप क्या होगा, उपभोक्ता होगा ना, इंडस्ट्रियल के तौर पे, इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे, तो आपको नामित कराना पड़ेगा ना जाके कि हम इतने एनर्जी का यूज करते हैं, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। उसके बाद जांच होगी कि कहीं यहाँ से ज़्यादा पोल्यूशन तो इसके कारण उत्पन्न नहीं हो रहा है, कितना एनर्जी वेस्ट हो रही है, कितनी एनर्जी यूज हो रही है। ये सब इस ब्यूरो के तहत देखा जाता है। ब्यूरो यही करता है, देखता है, जाके जाँच करता है। अब आगे देखते हैं, ब्यूरो ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिन्हें इस अधिनियम के तहत विशेष रूप से शामिल किया गया है। देखिए कौन कौन सी शक्तियाँ इसमें शामिल हैं, कौन कौन से धारा लगा सकता है अगर ब्यूरो, देखिए कौन कौन से धारा लिखा गया है इसमें। जैसे देखिए, धारा 14A के तहत अधिसूचित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और ऊर्जा खपत मानकों के लिए केंद्र सरकार को मानदंडों को सिफारिश करना, जैसे ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करने केंद्र सरकार की सिफारिश करना। मान लीजिए आपको ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बनाना है, ऊर्जा की कितना आप बचत कर रहे हैं, तो क्या करो, यहाँ पे ये सिफारिश कर सकते हैं धारा 14A के तहत। अब आगे क्या कर रहा है, धारा 14 के खंड D के तहत जैसे अनुच्छेद होता है आपका, उसी तरह इसमें भी बताया गया कौन कौन से धारा में क्या क्या लिखा गया। धारा 14 के खंड D के तहत उपकरणों का लेवल प्रदर्शन करने केंद्र सरकार को सिफारिश करना। उपकरणों का जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसका लेवल देखने के लिए, लेवल मतलब किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी तो यूज नहीं कर रहे हैं, उसके लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करते हैं। आगे लिखा है धारा 14 के खंड E के तहत नामित उपभोक्ता के रूप में ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता के वर्ग को सूचित करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करना। देखिए धारा 14 के खंड E में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया जो भी नामित उपभोक्ता है, जैसे नामित उपभोक्ता मतलब मान लीजिए आप अपने नाम पे वो चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसके तहत ऊर्जा के किसी भी उपयोगकर्ता, आप ही उपयोगकर्ता हो गए या उपयोगकर्ताओं को वर्ग या ग्रुप हो उनका उपयोग, जैसे 2-3 लोग मिल के अपने नाम पे चला रहे हो, तो उनको सूचित करने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करेगा। आप ब्यूरो में जाएंगे, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो केंद्र सरकार से सिफारिश करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको
पास मिल जाएगा एनर्जी यूज करने का, यही सब बताया गया। अब धारा 14 के खंड पी के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना। अभी बताया था मैंने ऊर्जा संरक्षण भवन कोड। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में क्या होता है? ऊर्जा खपत के मानदंड और मानक जो कि प्रति क्षेत्र वर्ग किलोमीटर के आधार पर व्यक्त किए गए हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितना ऊर्जा को मानदंड और मापक बताया गया है, उसी को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड कहते हैं। उसी को दिशा निर्धारित करने के धारा 14 के खंड पी में कहा गया है। अब आगे कहा गया ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं इसके संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने एवं सूचना का प्रसार करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना। ये तो आप जानते हैं, ऊर्जा का कुशल से अधिक इफेक्टिव तरीके से उपयोग करें, उसको वेस्ट मत करें। तो इसके लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी ना लोगों के बीच में। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम क्या है? इसका ये भी काम है कि ऊर्जा के कुशल उपयोग करें और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करें कि एनर्जी को वेस्टेज कम कीजिए, एनर्जी को सेव कीजिए। इसके और जितने भी उपाय हैं सबके बारे में बताएं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? ऊर्जा और इसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए तकनीक में कर्मियों विषयों को प्रशिक्षण की व्यवस्था आयोजन करना। जैसे मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में बहुत से तरह के लोग काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप इंजीनियर काम कर रहे हैं या मैनेजर काम कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित करना है, उनको शिक्षा देना है कि ऊर्जा को कैसे कम से कम यूज किया जाए। ये कम से कम यूज किया जाए मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से यूज किया जाए और उसके लॉसेस कम हो, वेस्ट कम हो। इसके लिए क्या करो, जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें ब्यूरो का क्या काम है? ब्यूरो का यही काम है कि उनको प्रशिक्षित करना। अब आगे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्श सेवाओं को मजबूत करना। जो भी परामर्श सेवाएं हैं उनको मजबूत करते हैं। अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना भी है इसका। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पायलट परियोजनाओं, प्रदर्शित परियोजनाओं के कारण निर्माण की सुविधा तैयार करना। जो भी पायलट परियोजनाएं हैं एवं प्रदर्शन परियोजनाएं हैं उनको निर्माण की सुविधा प्रदान करना होता है। अब आगे देखते हैं, ऊर्जा कुशल प्रक्रियाओं, उपकरणों और प्रणालियों को उपयोग को बढ़ावा देना। जो भी एनर्जी एफिशिएंट तरीके से जो भी उपकरण हैं वो यूज करते हैं उनको बढ़ावा देना, न कि ज़्यादा जो एनर्जी वेस्ट करते हैं उस उपकरण को यूज करना। इस ब्यूरो का ये भी काम है। ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के नवीन वित्त पोषण को बढ़ावा देना। जो भी नई वित्त पोषण आ रही हैं उनको बढ़ावा देना। ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए उगाही शुल्क लगाना। जैसे कोई भी अगर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उगाही शुल्क लगा दें आप, इससे क्या होगा? ऊर्जा का कुशल उपयोग होगा। नियमित समय अंतराल को निर्दिष्ट करना, इसके अधीन ऊर्जा लेखा परीक्षा आयोजित की जाएगी। नियम समय अंतराल को निर्दिष्ट करना, नियम बनाना, समय इतने टाइम में ये अंतराल में ऊर्जा कितनी यूज हो रही है उसको आयोजित करना होता है। शैक्षिक संस्थानों जैसे विश्वविद्यालय बोर्ड या जो भी प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइवेट कॉलेज हो, ऊर्जा के कुशल उपयोग इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना। इसके पाठ्यक्रम से पारिश्रमिक के साथ समन्वय ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ऊर्जा प्रबंधों एवं ऊर्जा देखिए ये कह रहा है ये कि जैसे मान लीजिए आप जैसे आपका कॉलेज हुआ या प्राइवेट कॉलेज हुए या गवर्नमेंटेड कॉलेज हुए, जितने भी कॉलेज हैं अगर तो उसमें अगर बच्चों को क्या शिक्षा देना, बच्चों को एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से आप ही लोगों को देखो सेकेंड ईयर में हो आप लोग मैकेनिकल के, तो आप लोगों को यही शिक्षा दी जा रही है कि एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए हम पढ़ा रहे हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन, तो यही होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताना, एनर्जी के उपयोग के बारे में बताना। ये भी ब्यूरो में कहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो स्थापना हुआ है तो उसमें ये भी कहा गया है कि बच्चों को प्रशिक्षित करना। चलिए अब आगे देखते हैं, केंद्र सरकार की शक्तियाँ जो ऊर्जा के कुशल उपयोग से संरक्षण को लागू करने और सुगम बनाने में मदद करती है। कौन कौन सी केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं, पावर है, कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एनर्जी को कुशल उपयोग, इफ़ेक्टिव तरीके से उपयोग करना और उसके कंजर्वेशन को स्थापित करने के लिए, लागू करने के लिए, सुगम बनाने, सस्ता बनाने में, कंजर्व बनाने में मदद करती हैं। देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ हैं। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट एंड इन्फोर्स एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। देखिए
केंद्र सरकार या ब्यूरो के परामर्श से निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी कर सकते हैं। क्या क्या अधिसूचनाएं जारी कर सकती है केंद्र सरकार? देखिए, पहला तो किसी भी उपकरणों के लिए प्रक्रियाओं एवं ऊर्जा खपत मानकों, जो ऊर्जा की खपत, उत्पादन, प्रसारण आपूर्ति करने सभी को मानदंडों को निर्दिष्ट करना। जितने भी मान लीजिए ऊर्जा की कितनी खपत हो रही है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, जैसे मान लीजिए आप बिजली कहीं थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहीं पावर प्लांट पे होगा तो वहाँ पे कितनी एनर्जी बन रही, कितनी बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से ट्रांसमिट करके कहाँ कहाँ भेजा जा रहा है, ये सभी मानदंडों को निर्धारित करना केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार की शक्तियाँ हैं जो निर्धारित कर सकती है। अब आगे देखें, इस अधिनियम के अनुसार उपकरण या उपकरणों के वर्ग को निर्दिष्ट करना। जैसे जो भी उपकरण है, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, जो एनर्जी को कंजप्शन करते हैं, उनके वर्ग को निर्धारित करना कि ये हायर वर्ग है, ये लोअर वर्ग है, ये एनर्जी को ज़्यादा यूज करता है, ये एनर्जी को कम यूज करता है। इस तरह से केंद्र सरकार की ये भी शक्तियाँ हैं। जो वो उपकरण जो ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं, उनमें हमारे बिक्री खरीद आयात का प्रतिबंध लगाना। इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, अगर उसमें जो भी मानक डिसाइड किया, स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया कि ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई उपकरण है आपके पास ज़्यादा एनर्जी को कंजम्पशन कर रहा है, तो उसके प्रोडक्शन पे और निर्माण पे, या अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं, आपके कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे कंट्री से आप उसे मंगा रहे हैं, आयात करा रहे हैं, तो उस पर रोक लगा देना। क्यों? क्योंकि आपके स्टैंडर्ड पे वो डिफाइन नहीं हो रहा है। स्टैंडर्ड पे डिफाइन मतलब जैसे कि निर्धारित, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप लोग जो घर में कूलर या एसी यूज करते हो, तो एसी यूज करते हो तो ज़्यादा एसी मान लो एसी ऐसा ही बन गया, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहा है, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर, उसके निर्माण पे रोक लगा दो, या वेस्टेज ज़्यादा कर रहा है, यही होता है यहाँ पर। या और आगे देखते हैं, तो इस पे किसका काम होता है? केंद्र सरकार का। अब आगे देखते हैं, उपकरणों पर लेबल लगाकर विवरणों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन, नियमों को निर्देशित करना। जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उस पर एक लेबल लगा दें कि ये इतने, जैसे आप देखते हो ना, कोई भी सामान खरीदते हो, जैसे मान लो मोटर लाते हो खरीद के, या कोई भी फ्रिज लाते हो खरीद के, तो उस पर लिखा रहता है कि ये इतने किलोवाट का एनर्जी या पर किलोवाट आवर से लिया रहता है ना, 700। जैसे मान लो मोटर है तो क्या लिखा रहता है, ये इतने हार्स पावर का है, तो ये सब डिसाइड कर दिया गया ना कि इतना पावर लेगा, तो यही लेबल लगाना है। तो ये सब केंद्र सरकार के अधीन में आता है। निर्दिष्ट ऊर्जा गहन उद्योगों की सूची में परिवर्तित करना, जैसे अभी मैंने बताया था, जो भी इंडस्ट्री यूज कर रही है एनर्जी को, तो उनके सूची में अगर मान लो एनर्जी ज़्यादा यूज कर रही है तो उनको हायर प्रायोरिटी दिया जाए। अगर एनर्जी का कम कंजम्पशन है वहाँ पे, उसको लोअर में। तो एनर्जी कंजम्पशन के अनुसार जितने भी इंडस्ट्री हैं या जहाँ जहाँ ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा है, उसको सूची बना देना। ये भी केंद्र सरकार का ही काम है। अब आगे देखते हैं, खपत की मात्रा, जो भी ऊर्जा की खपत की मात्रा है, ये मानदंडों या मानकों के अनुसार समय समय के अंतराल पर ऊर्जा गहन उद्योगों को ऊर्जा ऑडिट करने का निर्देश करना। जितने भी ऊर्जा खपत हो रहे हैं, तो जितने भी एनर्जी खपत हो रही है आपकी, या जो भी इंडस्ट्री यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये करते हैं कि एनर्जी ऑडिट कर दे। एनर्जी ऑडिट मतलब जैसे मान लो आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में आपका एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, मशीन इक्विपमेंट सब चल रहे हैं। अगर मान लो कहीं वेस्टेज हो रहा है तो उनको क्या करना है, हमें एक सूची बनाने की यहाँ एनर्जी वेस्ट हो रहा है, यहाँ एनर्जी यूज हो रहा है, ये इक्विपमेंट इतना एनर्जी यूज कर रहा है, ये इक्विपमेंट इतना एनर्जी यूज कर रहा है। उन सब को
उन सबों के बारे में एक सूची बनाना और देखना कि जो भी गवर्नमेंट का मानदंड या माप स्टैंडर्ड जो आया है उससे मैच खा रहा है कि नहीं। अगर उससे ज़्यादा एनर्जी यूज हो रहा है या उससे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है तो उसे सूचित करना गवर्नमेंट को, ये होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है केंद्र सरकार की जो भी शक्तियाँ हैं। किसी भी नामित उपभोक्ता को ऊर्जा एवं उसके संरक्षण के कुशल उपयोग के लिए गतिविधियों का संचालन हेतु प्रभारी को नियुक्त करने का निर्देश देना, जो ऊर्जा खपत की समाप्ति पर ऊर्जा की स्थिति के अनुसार निर्धारित रूप और तरीके से एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। देखिए अभी वही रिपोर्ट की बात कर रहा था मैं। मान लीजिए आपके नाम पे कोई भी इंडस्ट्री चल रही है, उसमें एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, तो क्या करो, ऊर्जा के जो भी एनर्जी कंजम्पशन है उसको कुशल उपयोग, जो भी इफ़ेक्टिव तरीके से उपयोग करने के लिए, या ऊर्जा कब खपत हो रही है, कितनी खपत हो रही है, उसको उस स्थिति के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करना, उस रिपोर्ट को गवर्नमेंट को प्रस्तुत करना। ये भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि उसको उस रिपोर्ट को प्रस्तुत जब आप करेंगे तो उसमें देखेगा कि कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, क्या हो रहा है। ये हो गया आपका, इसमें बाकी नीचे है, देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं राज्य सरकार की शक्तियाँ जो ऊर्जा। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक देखा हमने। अब देखें स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या शक्तियाँ हैं जो ऊर्जा के कुशल उपयोग एवं संरक्षण को लागू करने और सुगम बनाने में मदद करती हैं। अभी तक मैंने क्या देखा, अभी तक ये देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पावर है जो ऊर्जा को, हमें ऊर्जा को बनाना क्या, हमें ऊर्जा को सुगम तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज करना है। इसमें यही कहा गया है, संरक्षण करना है। और तो इसमें केंद्र सरकार का भी हाथ होता है और राज्य सरकार का भी होता है। अब देखते हैं राज्य सरकार की क्या क्या शक्तियाँ हैं। देखिए क्षेत्रीय एवं स्थानीय जो भी लोकल एरिया हैं या स्थानीय एरिया, उनके परिस्थितियों और उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण भवन कोड में संशोधित कर सकते हैं या इमारतों में ऊर्जा के उपयोग के संबंध में ऊर्जा संरक्षण भवन को निर्दिष्ट और सूचित कर सकते हैं। देखिए जो भी आप बिल्डिंग में एनर्जी यूज कर रहे हैं उसके संबंध में जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं कि इस बिल्डिंग में, या अगर मान लो उस बिल्डिंग को आप रहने के पर्पज़ से यूज कर रहे हो या इंडस्ट्रियल के पर्पज़ से यूज कर रहे हो, तो उसके लिए क्या बनाया गया, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड निर्धारित किया गया है। तो उसको देखना राज्य सरकार का। अब आगे देखते हैं खपत की मात्रा है। ऊर्जा खपत के मानदंडों एवं मानकों के अनुसार समय समय के अंतराल पर ऊर्जा उपभोक्ताओं को ऊर्जा ऑडिट करने को, देखिए ऊर्जा ऑडिट को बार ये भी निर्देशित कर सकता है भवन परिसर। खपत की मात्रा है, खपत मान लीजिए कितना खपत हो रहा है, कितना ऊर्जा का खपत हो रहा है, उससे जितना खपत हो रहा है, अगर जो मानक बनाए गए उससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, कहीं कितना ज़्यादा हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कितना हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो कितना हो रहा है, या कहीं ऊर्जा की खपत ज़्यादा इसलिए हो रही है, कहीं एनर्जी का तो वेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये सब आप एनर्जी ऑडिट के टर्म पे, एनर्जी ऑडिट में यही सब देखा जाता है। उसको तैयार करना या निर्देशित करना, ये भी सब केंद्र सरकार राज्य सरकार के हाथ में होता है। भवन परिसर के प्रत्येक मालिक को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों का पालन करने के लिए निर्देशित करना। जो भी भवन परिसर हैं उनको जो भी मालिक हैं अगर वो ऊर्जा को उपयोग कर रहे हैं तो उनके भवन कोड को प्रावधान करने के लिए या पालन करने के लिए निर्देशित करना। जैसे मान लीजिए आप ही हैं, कंज्यूमर हैं, आप कोई बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड जो बनाया गया है, अभी मैंने बताया था ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, उसके अनुसार पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये राज्य सरकार देखती है। और क्या कहा गया इसमें, ऊर्जा कुशल उपकरणों या उपकरणों को उपयोग के लिए अधिमान उपचार को प्रोत्साहित करने का कदम उठाना। जो भी आप इक्विपमेंट यूज करते हैं उनको कुशल तरीके से यूज करना, और उपकरणों को यूज करने के लिए जो भी अगर
मान लो खराबी आ गई, अगर आप उपकरण यूज कर रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, तो इसके लिए राज्य सरकार क्या करते हैं, सभी उपाय भी करेगा, इसके लिए उसके अंदर पावर है। अब आगे देखते हैं, ऊर्जा एवं इसके संरक्षण के कुशल उपयोग तकनीक में कर्मियों विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। देखिए इसमें भी यही कहा गया, जो राज्य सरकार की भी वही पावर है जो अभी केंद्र सरकार में भी यही कहा गया था कि जो भी तकनीक, जो भी कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉय हैं आपके कंपनी में, तो उनको समय समय पे प्रशिक्षण देना, उनको समय से प्रशिक्षित करना कि आप ऊर्जा को कितना उपयोग करते हैं, कैसे ऊर्जा के उपयोग को आप अपने हैंडल कर सकते हैं। ये सब राज्य सरकार के भी अधीन में आता है और केंद्र सरकार, दोनों के अधीन में आता है। अब आगे देखते हैं, स्टेबलाइजमेंट ऑफ फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार द्वारा कोष की स्थापना, फंड क्या क्या फंड स्टेट गवर्नमेंट देता है, क्या क्या फंड देता है वो देखते हैं, क्या क्या स्थापना किया गया है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे। अब आगे यहीं पर लेक्चर ख़त्म करता हूँ मैं। थैंक यू।